हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी पे स्वागत करता हूं और आज हम लोग एक बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न पे विचार करने वाले हैं। आज का हमारा प्रश्न ये है कि क्या विपक्ष के बिना भी संयुक्त संसदीय समिति बनाई जा सकती है। अब ऐसा क्यों, आइए इन सभी बातों को जानते हैं। और अगर विपक्ष के बिना संयुक्त संसदीय समिति बनाई गई तो उस स्थिति के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। दरअसल फिलहाल हमारा आर्टिकल कह रहा है, कैन देयर बी अ जॉइंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट विदाउट अपोजिशन, गवर्नमेंट कंसीडर्स ऑप्शन। अब दरअसल सरकार ऐसे विकल्प पे विचार ही क्यों कर रही है जहां वो चाहती है या वो सोच रही है कि संयुक्त संसदीय समितियों में विपक्ष का प्रतिनिधित्व ही ना रहे। तो देखिए, दरअसल ये मामला भी हाल ही में चर्चाओं में आया है। दरअसल सरकार कुछ अलग अलग विधेयकों को लेकर के आई है और उन विधेयकों के लिए संयुक्त संसदीय समिति बनाने का प्रावधान किया गया। लेकिन जब संयुक्त संसदीय समिति बनाने के लिए व्यवस्था की गई तो विपक्ष ने उन संसदीय समितियों में शामिल होने से साफ मना कर दिया कि हम इन संसदीय समितियों में शामिल नहीं होना चाहते। अब दरअसल जिस प्रकार से विपक्ष इन संसदीय समितियों में शामिल होने के लिए बॉयकॉट कर रहा है और उसकी वजह से काम पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है, काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो काम के मामले में जो ये बाधा उत्पन्न हुई है, अब इसी बाधा को समाप्त करने के लिए सरकार ये विचार कर रही है कि क्या केवल सत्तारूढ़ दल के सदस्यों के माध्यम से ही समिति का निर्माण किया जाए। हालांकि यह मामला लोकतांत्रिक परंपरा, संसदीय प्रक्रिया और संवैधानिक मर्यादाओं से भी अब जुड़ जाता है। आइए समझते हैं सभी चीजों को कि अगर विपक्ष के बिना या बाकी दलों के बिना समिति बनाई गई और सत्तारूढ़ दल की एकाधिकार रहता है इन समितियों में तो क्या क्या स्थिति देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं JPC यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है। तो देखिए, ये एक प्रकार की एक अस्थायी समिति होती है जो किसी विशेष मुद्दे या फिर विधेयक की जांच करने के लिए बनाई जाती है, गठित की जाती है। इसके सदस्य दोनों सदनों से होते हैं, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। पहले प्रस्ताव पास किया जाता है एक, जहां कहा जाता है कि भाई ठीक है, एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने की जब बातचीत कर दी जाती है तो उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के द्वारा कुछ सदस्यों को इस समिति के लिए नामित किया जाता है कि ये सदस्य यहाँ पर शामिल होंगे। हालांकि अलग अलग दल इस मामले में अपने अपने सदस्यों को क्लियर करते हैं कि भाई कौन कौन इसमें रह सकते हैं या क्या क्या चीजें रहेंगी उसमें, तो उसके आधार पर भी चीजें चलती हैं। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष और सभापति अपने हिसाब से अलग अलग पार्टी के लोगों को चुन लेते हैं और चुनने का चीजों को आगे बढ़ाते हैं। दूसरी खास बात ये होती है कि उस दौरान जिन भी सदस्यों को चुना गया वो काम संभालते हैं, लेकिन यहाँ पहले विपक्षी सारा मामला क्लियर कर चुका है कि हम किसी प्रकार से शामिल होना ही नहीं चाहते, हम दूर रहेंगे। और जब ये समिति गठित होती है तो समिति गठित होने के बाद सभी सदस्य बैठते हैं। बैठने के बाद जो अलग अलग विधेयक है, जो मुद्दा है, उसके सभी पहलुओं पर चर्चा करते हैं, विचार करते हैं, बेहतरीन निष्कर्ष निकालते हैं और बेहतरीन निष्कर्ष निकालने के बाद सभी चीज़ों में एक उचित व्यवस्था के लिए वो आगे बातों को लेके जाते हैं। हालांकि सिफारिशें जो होती हैं समिति की वो केवल सलाहकारी होती है, बाध्यकारी नहीं होती, लेकिन फिर भी इस समिति की जो सिफारिशें होती हैं वो बड़ा ही महत्व रखती हैं, क्योंकि विपक्ष और सत्तारूढ़ दल सभी सदस्य मिलजुल करके फैसला लेते हैं और बहुत सारी बातें अब तक ऐसी रही हैं इन समितियों की जिनको स्वीकारा गया है और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध भी हुई हैं देश की व्यवस्था में। हालांकि अब यहाँ प्रश्न ये है कि क्या एक ही दल यानी कि सत्तारूढ़ दल समिति बना सकता है या संसदीय समिति बनाने के मामले में क्या है संवैधानिक प्रावधान और विधिक आधार। तो देखिए, अगर हम बात करें संसदीय समिति के गठन की तो हमारे संविधान में सीधे तौर पर इसके लिए कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। और जब कभी भी संसदीय समितियों का गठन किया जाता है तो उसका गठन संसद की प्रक्रिया नियमों के तहत किया जाता है। लेकिन समिति बनाने का अधिकार संसद का एक सामूहिक अधिकार है और यहाँ पर किसी भी एक दल की ही सारी चीजें नहीं मानी जाती है। ये मिलीजुली भागीदारी होती है और सभी दल मिलजुल करके एक बेस्ट प्रैक्टिस यहाँ पर सुनिश्चित करने का कार्य करते हैं। तो विपक्ष की भागीदारी मानी जाती है कि इस समिति के मामले में लोकतांत्रिक संतुलन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। और जब विपक्ष भी इस समिति में मौजूद होता है तो सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों का ही संतुलन मिलकर जनता के लिए जो महत्वपूर्ण और खास निर्णय होते हैं उन्हें ये लोग बाहर निकाल के लाते हैं और बेहतरीन निष्कर्षों पर चर्चा करते हैं। इस दौरान कोई नियम विपक्ष को अनिवार्य रूप से शामिल करने का निर्देश बिल्कुल भी नहीं देता और इसी वजह से विपक्ष ने खुद को अलग कर लिया है। अब दरअसल यहाँ एक विकल्प ये है कि अगर सत्तारूढ़ दल चाहे तो विपक्ष ने जब स्वीकृति से ही मना कर दिया शामिल होने का तो उसके बाद वो खुद से ही एक समिति का गठन कर सकते हैं। लेकिन अगर सत्तारूढ़ दल ऐसी समितियों में नहीं होता तो हालांकि कोई नियम तो नहीं है, लेकिन लोकतांत्रिक परंपरा के अगेंस्ट इसको माना जाता है और ये कहा जाता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए विपक्ष की स्थिति या उपस्थिति का ना होना पूरी तरह से अनुचित है। इसी के साथ अगर विपक्ष की अनुपस्थिति के मामले में कोई समिति बनाई जाए तो वहां क्या स्थिति रहेगी। देखिए, पहली बात तो ये कि सत्तारूढ़ दल की ही एक तरफा स्थिति देखने को मिलेगी, यानी कि जो सत्ता में दल बैठा हुआ है सारे सदस्य उसी के, यानी कि अब यहाँ पर जब सभी सदस्य सत्तारूढ़ दल के ही होंगे तो यहाँ पूरी तरह से ना तो निष्पक्षता होगी, ना पारदर्शिता होगी, ना जवाबदेही होगी।
और जितने भी सदस्य इस समिति के तहत बैठकर सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे, उस दौरान वो सारे की सारी चर्चा केवल सत्ताधारी दल की चीज़ों को सेटिस्फाइड करने के लिए होंगी और सत्ताधारी दल की जो चीज़ें हैं उनको मान्यता देने के लिए होंगी, क्योंकि ना तो वाद विवाद ना कोई तर्क, क्योंकि सब सदस्य एक ही दल के हैं तो सबका मत एक ही है सभी चीज़ों में। तो वहाँ जो चीज़ें आगे से आई हैं उन्हीं को ही स्वीकार किया जाएगा और ऐसे ही आगे बढ़ेगी, यानी कि लोकतंत्र की जो बहस संस्कृति है वो कमज़ोर हो जाएगी। अब यहाँ पर आपके पास बहस करने के लिए कुछ भी रहने वाला नहीं है। और इसके अलावा संवैधानिक रूप से संभव हो सकता है ये काम, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्य के लिए अनुचित है, जैसा कि आपको हमने क्लियर किया। संसद की परंपरा और लोकतांत्रिक भावना इस मामले में क्या कहती है? तो देखिए, भारतीय संसदीय प्रणाली सहमति आधारित लोकतंत्र पर टिकी हुई है, यानी कि जहां सभी लोग मिलजुल करके सहमति से फैसले लेते हैं और जनता के लिए कल्याणकारी कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। विपक्ष का उद्देश्य इस जगह पर हम ये मानते हैं कि केवल और केवल विरोध करना नहीं है, बल्कि समीक्षा करके जवाबदेही सुनिश्चित करना है सरकार की। विपक्ष की एक भूमिका यह भी होती है कि वो जनता और सरकार के बीच में सेतु का काम करती है और जनता के लिए उन प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं को, कल्याणकारी नीतियों को और संसदीय व्यवस्था के महत्वपूर्ण मूल्यों को निकाल के लाती है, जिससे जनता का कल्याण हो सके। तो विपक्ष की भूमिका एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है लोकतंत्र में। और बिना विपक्ष समिति बनाओगे तो सत्तारूढ़ दल के तहत सभी चीजें आगे बढ़ेंगी और विपक्ष का यहाँ पर उपस्थिति नहीं रहेगी और सत्ताधारी दल की सभी चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा, जो हमारे देश के मामले में एक प्रकार की सत्तारूढ़ तानाशाही या फिर लोकतांत्रिक तानाशाही को आगे बढ़ाएगा। और ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ साथ अब यह भी देखा जाता है कि सभी जगह पर विपक्ष के प्रतिनिधियों को अनिवार्य किया ही गया है कुछ बेस्ट निष्कर्ष निकालने के लिए। तो समिति के गठन की क्या प्रक्रिया रहती है? तो समिति का गठन संसद के प्रस्ताव से होता है, दोनों सदन से स्वीकृति मिलती है, सदस्यों का चयन दलों की अनुशंसा पर किया जाता है। इसके अलावा रिपोर्ट तैयार जब की जाती है तो उसके बाद रिपोर्ट के अनुसार आगे की कार्रवाई होती है। अगर एक तरफा समिति बनेगी तो रबर स्टैंप के रूप में काम करेगी, केवल सरकार की ही मंशा को वैध ठहराएगी। लोकतांत्रिक विमर्श पूरी तरह से समाप्त रहेगा और साथ ही विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर प्रश्न उठेंगे। हम ये भी देखेंगे कि रिपोर्ट इस दौरान विवादास्पद बनेगी, क्योंकि जो विधेयक रहेगा, जो मुद्दा रहेगा, वो सरकार के पक्ष में ही झुका हुआ रहेगा और राजनीतिक वैधता उसको कम मिलेगी, जनता का विश्वास कम रहेगा चीजों में और एक विधायी तानाशाही की स्थिति यहाँ पर बन जाएगी। हालांकि अब तक हम लोगों ने जितनी पार्लियामेंट्री कमिटीज बनाई हैं, उन पार्लियामेंट्री कमिटीज के मामले में विपक्ष की एक बड़ी भूमिका रही है और अलग अलग जगह कुछ खास ऐसे उदाहरण विपक्ष ने पेश किए हैं जहां पर पूरी के पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का आंख खुल गया है कि भाई ये क्या हो गया था। जैसे कि 1987 का मामला है, जब बोफर्स घोटाले के मामले में सभी चीजें चल रही थी तो यहाँ विपक्ष ने एक बड़ी भूमिका निभाई। इस मामले की जांच पड़ताल में सक्रिय भागीदारी भी दिखाई, विपक्ष ने दबाव भी बनाया और जिसके अकॉर्डिंग सभी चीजें बेस्ट निकल करके सामने आई। दूसरा महत्वपूर्ण मामला रहा 1992 में शेयर बाजार घोटाले का, जहां विपक्ष ने गहन प्रश्न उठाए और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित की और सरकार से बहुत सारी बातें निकलवाई और जनता तक सभी बातों का सत्य पहुंचाया। 2001 में जब स्टॉक स्कैम हुआ तो यहां पर भी दोनों दलों का प्रतिनिधित्व रहा और इस दौरान भी बेस्ट प्रैक्टिस विपक्ष ने करके देखा और विपक्ष का जो दबदबा खास तौर पर बना रहा, उसने सारी बातों में प्रश्न भी उठाए, जवाब भी मांगे और जो भी चीजें बेस्ट रही उसने निष्कर्ष निकाल के दिया। जब 2010 का 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ तो यहाँ पे विपक्ष की बहुत सारी बातों में मांग की और साथ ही भागीदारी भी सुनिश्चित की। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो कमेटी बनाई गई थी वहां भी विपक्ष की अनुपस्थिति को लेकर के बहुत ज्यादा विवाद रहा था और चीजें काफी यहाँ पर डिस्कशन में लगातार बनी रही थी। तो विपक्ष ने अलग अलग मोर्चों पर बहुत सारी भूमिका निभाई है। तो अंत में अगर हम बात करें कंक्लूड करने की इसकी, तो देखो कंक्लूड हम इस प्रकार से ही करेंगे कि बात संसदीय लोकतंत्र की है, लोकतांत्रिक व्यवस्था की है, सत्ताधारी दल की तानाशाही नहीं है। तो इसलिए जरूरी है कि समितियों के अंदर विपक्ष हो। अगर विपक्ष खुद से बॉयकॉट कर रहा है तो विपक्ष खुद सरकार को एक ऐसा मौका दे रहा है जहां वो सभी चीजों को अपनी मनमर्जी से आगे बढ़ा सकती है। तो विपक्ष को पार्टिसिपेट करते हुए हर एक मामले में प्रश्न भी उठाने चाहिए और जनता के लिए वो बेस्ट प्रैक्टिसेस निकाल के लानी चाहिए जिससे देश का सर्वोत्तम हित हो सके। हालांकि इसी के साथ एक इजी सा क्वेश्चन आप लोग के लिए जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है, तो जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग कमेंट। और इसी के अलावा अगर आप लोग द हिंदू की क्लास हिंदी में देखना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ रोज सुबह 9 बजे, जहां हम न्यूज एनालिसिस के साथ साथ एडिटोरियल डिस्कशन भी करते हैं। इसके अलावा स्टडी IQ में चल रही है आपके लिए ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, जहां आप KL लाइव कोड यूज करके बेस्ट डिस्काउंट ले सकते हैं किसी भी कोर्स पर। फिलहाल बात करें हमारा जो स्टडी IQ का P2I फाउंडेशन फास्ट ट्रैक कोर्स है, ये कोर्स आप लोग के 2026 के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि 1000 से अधिक घंटे की कक्षाएं मिलती है, 1-to-1 मेंटरशिप मिलती है, टेस्ट सीरीज मिलती है और इसके साथ ही आप लोग को मिलता है कंप्लीट स्टडी मटेरियल। 11,000 का कैश प्राइस उनके लिए जो टॉप टेस्ट परफॉर्मर बनते हैं और साथ ही पूरी फीस रिफंड होती है अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं। तो KL लाइव कोड बेस्ट डिस्काउंट दिलाने के लिए आपकी भूमिका निभा सकता है और स्टार्ट हो रहा है प्राइस 7,000
11,499 से। तो 11 अक्टूबर यानी कि आज इसकी लास्ट डेट है। बाकी आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स सभी प्लेटफॉर्म पे, और फाइल आपको मिलते हैं टेलीग्राम चैनल पे। तो जुड़िए मेरे साथ सभी जगह। और फिलहाल के लिए इतना, इस वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको लगी हैं, चीज़ें जानी सीखी हैं, और आप ताकि चाहते हैं दूसरे लोग भी इस बातों को सीखें। लाइक के बिना नहीं जाना है, और बस ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए बने रहना स्टडी IQ IAS हिंदी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।